हाय बच्चों, कैसे हो? मैं आपका केमिस्ट्री एडुकेटर शंभुनाथ पांडे। आज आप लोगों को क्लास 11th का परमाणु की संरचना पाठ का विद्युत चुंबकीय तरंग टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए और ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, बिहार स्टेट के लिए और साथ ही साथ क्लास 11th के बच्चों के लिए। तो शुरू करते हैं। दिया गया है कि पहली बार मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश तरंगे दोलायमान विद्युत तथा चुंबकीय व्यवहार से संबंधित होते हैं। यह पहली बार विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, उसके व्यवहारों के बारे में किसने बताया? तो वो बताया मैक्सवेल ने। और उन्होंने कहा कि जो प्रकाश की तरंगे होती हैं वो दोलायमान होती हैं, दोलायमान इस प्रकार, और विद्युत चुंबकीय व्यवहार से संबंधित होती हैं। मतलब इनसे विद्युत चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित होता है इन तरंगों में। ठीक है, यद्यपि विद्युत चुंबकीय तरंग की गति की प्रकृति जटिल होती है, लेकिन यहाँ हम कुछ सामान्य गुणों पर विचार करेंगे। हालांकि जो विद्युत चुंबकीय तरंग की गति की प्रकृति होती है वो कैसी होती है? आपकी होती है बहुत कठिन होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ उसी के गुण जो हैं वो देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका है डायरेक्शन, किसका? प्रकाश का। ये प्रकाश का डायरेक्शन है और इसके लंबवत क्या है? लंबवत है ये चुंबकीय क्षेत्र और लंबवत ही है ये विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र घटक होते हैं। ठीक है, ये घटक समान तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, गति तथा आयाम वाले होते हैं। और ये जो घटक होते हैं वो समान तरंग दैर्घ्य वाले होते हैं, आवृत्ति वाले होते हैं, गति वाले होते हैं तथा आयाम वाले होते हैं, किंतु वे एक दूसरे के लंबवत तलों में कंपन करते हैं। लेकिन ये जो होते हैं एक दूसरे के लंबवत तलों में कंपन करते हैं। यहाँ दी हुई है, यहाँ क्या दी हुई है कि दोलायमान आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। दोलायमान जो आवेशित कण होते हैं उनके गति के कारण जो उत्पन्न होते हैं विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, ये अगर इस प्रकार है तो ये जो इधर दिख रहा है ना वो नीचे की तरफ नहीं है, ऊपर की, ऐसे यहाँ पर है, हाइट इसका भी है। ठीक है, यानी कि ये लंबवत होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के लंबवत। अगर एक इस प्रकार से है, इस प्रकार से अगर है, ठीक है, तो दूसरा जो होगा वो इस प्रकार से होगा। ये दोनों तरंग जो हैं इनके संचरण की दिशा जो होती है वो भी कैसी होती है? लंबवत होती है। इन दोनों जो तरंगे हैं उनकी संचरण की दिशा भी लंबवत होती है, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। मतलब ये अगर इस प्रकार से है तो दूसरा इस प्रकार से होगा कुछ। ठीक है, और इसी विद्युत चुंबकीय तरंग का एक सरल रूप 2.6 में दिखाया गया। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ कि ध्वनि तथा जल तरंगों के विपरीत विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में भी गति करती है। ध्वनि जो तरंग होते हैं उनके लिए आपको क्या माध्यम की जरूरत होती है? या तो ठोस होना चाहिए या द्रव या गैस, इन तीनों में से कोई चीज होगा वहां पर मौजूद, तभी वो ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह जाएगा और किसी और को सुनाई देगा। आप यहाँ से आवाज करेंगे तो, अन्यथा वो नहीं जाएगा। जल तरंग भी, जल रहेगा तभी जल में ऐसे 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 फैलते हुए जाएगा। लेकिन जो विद्युत चुंबकीय तरंग है ये निर्वात, यानी जहाँ हवा भी नहीं है वहां भी चलते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश स्पेस में भी चलता है, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में हवा कहाँ है? नहीं है। तो ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंग वो सभी जगह निर्वात में भी गति करते हैं। अब यह तथ्य अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण कई प्रकार के होते हैं। अब ये चीजें हमें पता चल गई हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। ठीक है, और उनकी तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति एक दूसरे से भिन्न होती है। तरंग दैर्घ्य जो है, जैसे तरंग दैर्घ्य होता क्या है, मान लीजिए जैसे हो गया ये तरंग, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की, इस वेव से इस वेव के बीच की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा। ठीक है, तो ये जो होते हैं आपके
उनके तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति जो होते हैं चुंबकीय विकिरण के, विद्युत चुंबकीय विकिरण के, वो अलग अलग भिन्न भिन्न होते हैं। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये एक साथ मिलकर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बनाते हैं, और ये सब मिल जाते हैं जब बहुत सारे जब मिल जाएंगे तरंग दैर्ध्य वाले और आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण, तो क्या बनाएंगे, एक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बनाएंगे। स्पेक्ट्रम मतलब इसमें कई प्रकार के, कई कलर के, कई प्रकार के तरंग रहेंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रम के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं, और स्पेक्ट्रम में जो नाम होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, जैसे रेडियो आवृत्ति क्षेत्र, और रेडियो आवृत्ति जो क्षेत्र है उसका जो आपका क्या दिया हुआ है, उसका जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज्यादा होता है, और वो कितना होता है, 10⁻⁶। ठीक है, मीटर कह सकते हैं। यहाँ हर्ट्ज जो दिया हुआ है ना, ये गलत है, यहाँ हर्ट्ज की जगह पे क्या होगा, आपका मीटर होगा। क्यों, क्योंकि तरंग दैर्ध्य ये चीज दिया हुआ है, यहाँ हर्ट्ज गलत दे दिया गया है, आपका क्या यूनिट, मात्रक यहाँ गलत दिया हुआ है, जिसका उपयोग प्रसारण में किया जाता है। और ये जो रेडियो आवृत्ति क्षेत्र होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, प्रसारण में किया जाता है। सूक्ष्म तरंग क्षेत्र एक दूसरा, उससे जो कम तरंग दैर्ध्य का आता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में विकिरण, जिसका नाम है सूक्ष्म तरंग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोवेव। ठीक है, तो ये जो होता है इसका 10⁻², इसका 10⁻² होता है मीटर, क्या हमारा होता है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, रडार में किया जाता है। जो रडार जहाजों में यूज किया जाता है ना, तो वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है अवरक्त क्षेत्र। ठीक है, अवरक्त क्षेत्र आता है। अवरक्त क्षेत्र जो है, ठीक है, ये आपका क्या करता है, गर्म करने में किसी चीज को काम आता है। ठीक है, और यहाँ पे इसका हर्ट्ज जो है वो क्या दिया है, आपका सही दिया है, इसका हर्ट्ज जो है वो सही दिया है, यानी कि इसका जो आवृत्ति है वो सही दिया है, कितना हर्ट्ज है। तो अवरक्त क्षेत्र जो है वो क्या करता है, इसका उपयोग गर्म करने में होता है, किसी चीज को गर्म करने में। अवरक्त किरणें जो आती हैं सूरज में, वही हमें गर्मी देती हैं। तो अवरक्त जो क्षेत्र है वो क्या करता है, किसी चीज को गर्म करने में सहायता करता है। और इसका जो यहाँ आवृत्ति दी हुई है वो सही है, पीछे दोनों का गलत था, उनका आपका दे दिया था क्या चीज, तरंग दैर्ध्य, लेकिन यहाँ पे आवृत्ति सही दिया हुआ है। और इसका आवृत्ति जो है वो कितना होगा आपका, इसका आवृत्ति होगा 10⁻13 हर्ट्ज। पूरा डिटेल में आगे हम लोग पढ़ने वाले, घबराना नहीं है। ठीक है, आगे मैं सब बताऊंगा किसका आवृत्ति कितना होता है, किसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है। ठीक है, इसके बाद आता है पाराबैंगनी क्षेत्र, और पाराबैंगनी क्षेत्र का जो होता है आपका क्या आवृत्ति, वो होता है 10⁻16 हर्ट्ज। ठीक है, 10⁻16 हर्ट्ज होता है। और ये जो है सूरज के विकिरण का एक भाग हो, ये भी होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब दिया हुआ है कि लगभग 10⁻15 है इस हर्ट्ज का, जो इस आवृत्ति का जो होता है विकिरण है ना, वही जो होता है हमारी आंखों द्वारा दिखता है। बाकी कोई विकिरण हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं। ठीक है, और यही जो है हमारी आंखों को पहचान में आते हैं। ठीक है, और बाकी जो अदृश्य चीजें हैं, अदृश्य विकिरण है, जैसे कि यूवी हो गया, अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरण, या रक्त किरण हो गया, तो इनको देखने के लिए हमें विशेष प्रकार के चश्मों की या औजार की जरूरत पड़ती है, यंत्र की जरूरत पड़ती है। अब इसके बाद आता है चौथा ही हम लोग देख लेते हैं। चौथा में क्या दिया हुआ पॉइंट में, चौथा पॉइंट में दिया है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण को दर्शाने के लिए विभिन्न प्रकार के मात्रकों का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है इनको दिखाने के लिए कई प्रकार के मात्रकों का, ठीक है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, दर्शाने के लिए इन विकिरणों को एक तो आवृत्ति के सहारे दर्शा सकते हैं, एक तरंग दैर्ध्य के सहारे दर्शा सकते हैं। जैसे मैंने जो रेडियो वेव था उसको, और जो माइक्रोवेव था यानी कि सूक्ष्म तरंग और रेडियो आवृत्ति तरंग जो थे, उनको मैंने कैसे दिखाया, उन दोनों को मैंने तरंग दैर्ध्य के तरीके से बताया कि इसका तरंग दैर्ध्य जो है रेडियो का कितना होता है, रेडियो का होता है 10⁻6 मीटर, और जो आपका सूक्ष्म तरंग है उसका कितना होता है 10⁻2 मीटर। लेकिन बाद में जो आए आपके अवरक्त किरणें, तो उनको मैंने क्या बताया, उनका बता दिया आवृत्ति के सहारे। उनका आवृत्ति 10⁻13 था किसका, अवरक्त का, और जो पराबैंगनी था उसका 10⁻16 था।
ये हर्ट्ज में था, ठीक है। तो ये दर्शाने के अलग अलग तरीके होते हैं। अब मैं नीचे आपको दोनों दर्शाऊंगा, ठीक है, दोनों समझाऊंगा। आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है, मैंने बता ही दिया हर्ट्ज। ये हेनरिक हर्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे हर्ट्ज का जो मात्रक है वो दिया गया है। इसको और एक यूनिट में मापते हैं, पर सेकेंड में मापते हैं, ठीक है। सेकेंड पर सेकेंड में मापते हैं किसको, आपको आवृत्ति को, ठीक है। और आवृत्ति होता क्या है ये भी देख लीजिए। तो आवृत्ति जो होता है एक पॉइंट से, ठीक है, एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी कितनी तरंगे गुजरी हैं, उन्हीं संख्या को, तरंगों की संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, उन्हीं तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहेंगे। मान लीजिए ये तरंग जा रहा है, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट आप ले लीजिए, ठीक है। अब इस पॉइंट पे एक सेकंड के अंदर कितने तरंग यहाँ से होकर गुजरे हैं, जितने तरंग गुजरे होंगे उतना उसकी आवृत्ति हो जाएगी, ठीक है। अब आगे समझते हैं। आगे दिया कि तरंग दैर्घ्य के मात्रक लंबाई के मात्रक होते हैं। तरंग दैर्घ्य के जो मात्रक होते हैं वो लंबाई के मात्रक होते हैं, मैंने बताया भी था, आपको फिर से मैं समझा देता हूँ कैसे होते हैं। मैंने बताया कि मान लीजिए ये एक यहाँ से वेव गया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, तरंग दैर्घ्य। तो ये दूरी का मतलब तरंग दैर्घ्य जो है वो क्या है, दूरी है, एक तरंग का दूरी। तो एक तरंग का दूरी को कैसे मापते हैं, मीटर में, तो उसका क्या होगा यूनिट, तो उसका मात्रक होगा मीटर, ठीक है, किसका, आपका तरंग दैर्घ्य का। क्योंकि विद्युत चुंबकीय विकिरण में छोटी तरंग दैर्घ्य की तरंगें होती हैं। विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती हैं ये बहुत कम तरंग दैर्घ्य की होती हैं, बहुत छोटी छोटी, ठीक है। अतः इनको जो है 2.7 नीचे जो ये दिया हुआ है, ये यहाँ पर जो है तरंग दैर्घ्य और आवृत्तियों की वाली भिन्न भिन्न प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरणों को दिखाया गया। यहाँ पे कई प्रकार के तरंग दैर्घ्यों वाली और आवृत्तियों वाली जो विकिरण है उनको विद्युत चुंबकीय विकिरणों को यहाँ दर्शाया गया, दिखाया गया। यही मैं आप लोगों को समझा दूंगा, अच्छी तरीके से सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक निर्वात में सभी प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण, चाहे उनकी तरंग दैर्घ्य कुछ भी हो, एक समान गति, ठीक है। तो निर्वात में जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होते हैं, चाहे उनका तरंग दैर्घ्य कुछ भी हो, एक समान गति से चलते हैं, ठीक है। एक समान गति से वो पूरे वहां पे चलते हैं, ठीक है। और वो जो गति होती है निर्वात में चलने की तरंगों की, वो कितनी होती है, तो प्रकाश के गति के बराबर होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। और एक्यूरेट अगर देखा जाए तो कितना होता है, 2.99792 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इस गति से सभी किरणें जो है, विकिरण जो है वो निर्वात में चलते हैं, मतलब जहां हवा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इस गति को प्रकाश की गति का तुम्हें बता ही दिया। और इसी को सी से पहचाना जाता है। सी से किसको पहचाना जाता है, प्रकाश की गति को। और आवृत्ति को न्यू से समझा जाता है। ये न्यू है आपका, ये देखिए ये न्यू है, तो न्यू से आवृत्ति को समझा जाता है। लैम्डा से किसको समझा जाता है, तरंग दैर्घ्य को समझा जाता है, ठीक है। और प्रकाश के वेग को सी से, तो इनके बीच में संबंध दिया है C इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। इसको और तरीके से लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं न्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, मतलब C बटा में लैम्डा। तो न्यू बराबर क्या होगा, C बटा में लैम्डा। और न्यू क्या है, आवृत्ति, तो आवृत्ति बराबर क्या हो गया, प्रकाश की चाल यानी प्रकाश की गति और बटा में तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो ये चीजें आ गई। अब तरंग दैर्घ्य को बताने के लिए एक दूसरी राशि तरंग संख्या का भी उपयोग किया जाता है। तरंगों को बताने के लिए एक दूसरी राशि तरंग संख्या का भी उपयोग किया जाता है। तो तरंग संख्या का भी उपयोग किया जाता है तरंगों को दर्शाने के लिए, बताने के लिए तरंगों के बारे में। और वो क्या होता है, तो उसको भी पढ़ते, वो होता है प्रति इकाई लंबाई में तरंग दैर्घ्य की संख्या। मतलब आपको निकालना है, मान लीजिए 1 मीटर के बीच में, यहां से यहाँ 1 मीटर है, तो 1 मीटर के बीच में कितने तरंग हैं, तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 है, ठीक है। यहाँ कितने हैं, 2 हैं, 2 हैं, तो 2 हैं 1 मीटर के अंदर, कितने हैं, 2 हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा तरंग संख्या। मतलब एक यूनिट, एक इकाई लंबाई में, तो 1 मीटर मानिए, 1 सेंटीमीटर मानिए, तो कुछ भी मानिए, 1 मानिए, तो उस 1 सेंटीमीटर में कितने तरंग दैर्घ्य है, कितने तरंग दैर्घ्य है, उसी को क्या कहा जाएगा, उसी को तरंग संख्या कहा जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर दूरी हुई, और इसमें तरंग कितना हो गया, इसमें 2 हो गया। देखिए एक यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, तो इसका तरंग संख्या कितना हुआ, 2 हुआ, ठीक है, 2 हुआ। 2 क्या, पर मीटर, पर मीटर क्यों, 1 मीटर में 2 है इसलिए पर मीटर, ठीक है।
और इसका मात्रक तरंग दैर्घ्य के मात्रक का व्युत्क्रम होता है। मतलब तरंग दैर्घ्य का अगर मीटर में दिया हुआ है आपका मात्रक, तो जो ये तरंग संख्या होगा क्या होगा, पर मीटर होगा। मैंने बताया अभी पर मीटर, ठीक है। लेकिन सामान्यतः जो यूज किया जाता है वो एसआई मात्रक नहीं यूज किया जाता, पर सेंटीमीटर इसका यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत छोटा होता है तरंग दैर्घ्य और वो सेंटीमीटर में ही होता है, इसलिए पर सेंटीमीटर में जो है तरंग संख्या मापा जाता है। अब डिटेल में इन पूरी चीजों को हम लोग समझ लेते हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है, तो जो सबसे लंबी तरंगे हैं, यानी कि जिनका तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है, वो कौन सी तरंगे हैं, वो है आपके लंबित रेडियो तरंगे। तो रेडियो तरंगे, और मैंने बताया था कि उनका कितना होता है तरंग दैर्घ्य, तो उनका 10⁶ मीटर होता है, मैंने बताया, ठीक है। अब इससे जो थोड़ी छोटी होती हैं तरंगे, वो कौन सी होती हैं, तो सूक्ष्म तरंगे होते हैं, और इनका मैंने बताया कि तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 10⁻⁻, मतलब -2, ठीक है, 10⁻⁻2 होता है, ठीक है। अब इनसे छोटी जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो होती है औरक्त किरणें, और औरक्त किरणें जो होती हैं उनका जो होता है आपका क्या, तो आवृत्ति कितना होता है, 10⁻13। तो यहाँ 13 होगा बीच में, 12 और 14 के बीच में क्या होगा, ये 12 हुआ, ये 13 14 हुआ, तो 13 होगा। और रक्त किरणों का आवृत्ति मैंने बताया था। लेकिन इसका अगर आप ये देखें कि इसका तरंग दैर्घ्य कितना होगा, तो देखिए -4 से -6 के बीच, 10⁻⁻4 से 10⁻�6, यानी कि बीच में कितना पड़ा, 10⁻5। तो 10⁻5 मीटर इसका क्या होगा, तरंग दैर्घ्य होगा, किसका, औरक्त किरणों का। और औरक्त विकिरण का जो आवृत्ति होगा वो कितना होगा, तो 10⁻12 और 10⁻14 के बीच में होगा, यानी 10⁻13 होगा। तो ये हम लोग समझ गए थे। और इसके बाद देखे थे हम लोग अल्ट्रावायलेट, यानी कि पराबैंगनी किरण। और पराबैंगनी किरण का कितना होता है तरंग दैर्घ्य, तो ये होता है 10⁻7 मीटर, 10⁻−7 मीटर, सॉरी -7 मीटर, 10⁻−7 मीटर होता है क्या, तरंग दैर्घ्य किसका, पराबैंगनी किरण का। और इसका आवृत्ति कितना होता है, तो 10⁻16, 10⁻16 क्या होता है इसका आवृत्ति पराबैंगनी किरण का। अब ध्यान दीजिएगा, जब लंबित रेडियो तरंगे थी, जब रेडियो तरंगे थी, तो उनकी जो हमारी क्या थी तरंग दैर्घ्य, वो कितनी थी, 10⁻6। तो इसकी आवृत्ति कितनी थी, 10⁻2, ठीक है। मतलब जब तरंग दैर्घ्य बढ़ता है तरंग दैर्घ्य, तो क्या घटता है, आपका आवृत्ति घटती है। अब इधर 2 है, इधर आइए, इधर देखिए, यहाँ 10⁻24 है, मतलब आवृत्ति बढ़ गई इधर। और इधर जो तरंग दैर्घ्य है वो देखिए घट के 10⁻−16 हो गया, मतलब बहुत छोटा हो गया तरंग दैर्घ्य। मतलब दाएं से जब बाएं जाते हैं, दाएं से बाएं, तो दाएं से बाएं जाने पर आपका क्या होता है, दाएं से बाएं जाने पर आपका आवृत्ति बढ़ती है और तरंग दैर्घ्य घटता है, ठीक है। आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा बढ़ेगी, आवृत्ति जब बढ़ती है विकिरण की तो ऊर्जा भी बढ़ती है, और ऊर्जा बढ़ेगी तो इसीलिए वो ज्यादा चीजों को छेद करके निकल जाएगा। तो इसीलिए जो है लंबित जो रेडियो तरंगे होती हैं, रेडियो प्रसारण होता है और बीच में कोई दीवार आ जाता है तो कट कट के आवाज आने लगती है, ठीक है, क्योंकि वो उसको रोक लेता है दीवार। लेकिन वही जब आप गामा रेज किसी दीवार से क्या किसी चीज से निकालें, वो छेद करके उस पर निकल जाएगी, क्योंकि उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है, उसकी आवृत्ति ज्यादा होती है। जबकि जो लंबित रेडियो तरंगे होती हैं, चाहे रेडियो तरंगे जो होती है, चाहे सूक्ष्म तरंग जो होते हैं, इनका जो होता है आवृत्ति वो कम होता है और तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। तरंग दैर्घ्य ज्यादा रहेगा तो इनको रोक लेगा दीवार। लेकिन जो छोटी छोटी तरंग दैर्घ्यों वाली है किरणें, जैसे ये गामा रे हो गई, ये एक्सरे हो गई, ये पराबैंगनी किरण, ये छेद करके निकल जाएंगे। तो यही जो होता है आपको मैं समझाना चाह रहा था कि जब आवृत्ति ज्यादा होगी तो तरंग दैर्घ्य उस किरण का कम होगा, और जिस किरण का आवृत्ति कम होगी उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा, और जिस किरण का आवृत्ति ज्यादा होगी उसकी तरंग दैर्घ्य कम होगा, और जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी उसकी आवृत्ति कम होगा, ठीक है। जिसकी आवृत्ति कम होगी उसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा, जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी उसकी आवृत्ति ज्यादा होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब आप सोचेंगे कि जो विजिबल रेज होती हैं, जो हमारी आंखों को दिखती है, वो कहाँ होती है, तो ये 10⁻14 और 16 के बीच में 10⁻15 की जो किरणें होती हैं, मतलब इतना हर्ट्ज की, इतनी आवृत्ति की, वो क्या होती हैं, वो हमें दिखती हैं, बाकी पूरी नहीं दिखती।
यहाँ से यहाँ तक कोई नहीं दिखती, बस यही वाला रीजन की तरंगे दिखती हैं हमें। ठीक है, 10⁻⁷ मीटर की जो भी तरंग दैर्घ्य की, इस तरंग दैर्घ्य की जो भी किरणें होती हैं वो हमारी आंखों से दिखती हैं। मतलब जो प्रकाश की किरणें हैं, जो हमारी आंखों को दिखती हैं, जो दृश्य किरणें हैं, उनका तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 10⁻⁷ मीटर। उनकी तरंग दैर्घ्य कितना होती है? 10⁻⁷ मीटर। और उनकी आवृत्ति कितनी होती है? 10⁻15 हर्ट्ज। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी थी। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, अगले सेशन में मिलेंगे। बाय, हैव अ नाइस डे।